चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते हैं कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? नमस्कार, टाइम्स टाइम नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, और आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की। चालबाज चीन ने एक बार फिर सीमा पर घुसपैठ की हिमाकत की है। चीन ने अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। 9 दिसंबर को चीन के करीब 300 सैनिक घुसपैठ करने आए थे, लेकिन गलबाग की तरह तवांग में भी चीन को मुंह की खानी पड़ी और हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर विपक्ष बार बार सरकार को घेर रहा है, तो आज संसद में सरकार की तरफ से बयान आया। सरकार ने संसद में बता दिया कि चीन ने कैसे गुस्ताखी की और हमारी सेना ने कैसे उसका जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। सरकार की ओर से क्या स्टेटमेंट दिया गया वो आपने सुना, लेकिन इस सबके बीच विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सेना की आड़ में सरकार अपनी कमी छिपा रही। सरकार इंडियन आर्मी की बहादुरी के पीछे छुप रही है और अपनी बुज़दिली दिखा रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप देश के प्रधानमंत्री सरकार को दिखाना चाहिए। फिर 15,000 फीट नीचे से ऊपर आकर हमारी फौज पर, हमारी जमीन पर हमला करता है चीन, और सरकार क्या बयान दे रही है पार्लियामेंट में? क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं कि 8-10-12 दिन के अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स के जेट्स को स्क्रैम्बल नहीं करना पड़ा क्योंकि चीन के एयरक्राफ्ट हमारी जमीन में आ रहे थे? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये डेमसांग में चीन बैठा हुआ है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर। आप कहते हैं डिसएंगेजमेंट हुआ लद्दाख में, क्या हम उस जगह पर पुरानी जगह पेट्रोलिंग कर सकते? नहीं कर सकते पेट्रोलिंग। कहाँ क्लैरिफिकेशन है? अरे अपना स्टेटमेंट पढ़ा चले गए, क्लैरिफिकेशन तो हम पूछ रहे थे। क्लैरिफिकेशन के लिए वो तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलने 14 लोग गए तो क्या तय हुआ? यह तय हुआ कि दोनों विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अलायंस होना चाहिए और एक ग्लोबल पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस बनना चाहिए। हमने तो नहीं कहा साहब ने क्या MOU साइन करके आए। इससे पहले जून 2020 में चीन ने गलवान में गुस्ताखी की थी, तब भी भारतीय सेना ने चीन के बौने सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तब से चीन के साथ कई लेवल की बातचीत हुई, लेकिन चीन अब भी अपनी विस्तारवादी सोच से बाज नहीं आ रहा। चीन लगातार सीमा पर घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। चीन ने LAC से 50 किलोमीटर सीमा के भीतर तोपें तैनात कर दी।
HQ-17 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में बदल दिया है। लंबी दूरी की HQ-9 को चिप चैप चोटी पर तैनात किया गया। LAC के करीब सीमावर्ती गांवों का निर्माण किया है चीन ने। ये चीन की नापाक हरकतें। इन सब के अलावा नवंबर 2022 में उत्तरी तिब्बत के गोलमुंड में हेलीपोर्ट का निर्माण लगातार चीन कर रहा है। अगस्त 2022 में कैमरे में जब ये तस्वीरें कैद हुई, उसके बाद चीन की ये नापाक हरकत दुनिया के सामने आ गई। अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार निर्माण कार्य कर रहा है इस इलाके में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। जून 2022 में LAC पर 100 किलोमीटर के भीतर 1,20,000 तक सैन्य आवास क्षमता का उसने विस्तार कर लिया, यानी इतने ही सैनिक उसके वहां पर रह सकते हैं। यह चीन की एक और नापाक हरकत। नवंबर 2021 में सैटेलाइट से जब तस्वीरें आई, उसके बाद पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 60 इमारतों का निर्माण किया है उस पूरे रीजन। अक्टूबर 2021 में चीन ने पूर्वी कमान में LAC पर बड़ी संख्या में रिजर्व सैनिकों को तैनात कर दिया, यानी चीन की मंशा इस पूरे इलाके में कभी भी पाक साफ नहीं रही है। लेकिन आज का भारत जानता है कि कैसे चीन जैसे दुश्मनों को जवाब देना है। भारत चीन की चालबाजी से वाकिफ है, इसीलिए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होगा। और इसीलिए हमने पहले कहा कि आज राष्ट्रवाद में चर्चा होगी राष्ट्रीय सुरक्षा की। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत ने तैयारियां क्या की हैं, क्योंकि ये आपको राष्ट्रहित में जानना बहुत जरूरी है। सितंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में LAC पर अल्ट्रालाइट M777 हॉवित्जर तोपें तैनात कर दी गई ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सितंबर 2022 में अरुणाचल में LAC पर सेना की अग्रिम चौकियों पर बड़े हेलीपैड का निर्माण शुरू कर दिया गया। चीन को काउंटर करने के लिए सितंबर 2022 में LMG रॉकेट लॉन्चर, डिजिटल स्पॉटर, स्कोप, गश्त के लिए ईंधन सेल चार्जर पहुंचाया गया ताकि पेट्रोलिंग सेना की वहां पर लगातार होती रहे। अक्टूबर 2021 में LAC पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी गई और चीन इससे परेशान भी हुआ। अक्टूबर 2021 में अरुणाचल में LAC पर ऊंचे पहाड़ों पर आधुनिक L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन को तैनात किया गया ताकि अगर कोई हवाई हरकत हो तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जुलाई 2021 में सिक्किम, भूटान, तिब्बत राय जंक्शन के करीब राफेल लड़ाकू विमान तैनात हैं और ये बात चीन को सबसे ज्यादा आखिरी था। अक्टूबर 2020 में अरुणाचल में LAC पर बोफोर्स तोप तैनात कर दी गई। बोफोर्स तोप का हिसाब किताब पाकिस्तान ने पहले से देख रखा है। जुलाई 2022 में 5 साल में 15,477 करोड़ की लागत से सीमा पर 2,088 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। अप्रैल 2022 में अरुणाचल में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 249 करोड़ धनराशि का बजट जारी किया गया, यानी पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में नेटवर्क किस तरीके से फैले, कैसे भारतीय सैनिकों की पहुंच सीमा तक रहे, कनेक्टिविटी कैसी जबरदस्त रहे, भारत ने इस पर काम किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश में घिरे हुए हैं। अब जरा इन बातों को बड़ा गौर से देखिएगा। उनका नया कार्यकाल डगमगाते हुए शुरू हुआ है। कोरोना, लॉकडाउन समेत तमाम मुद्दों पर जिनपिंग घिरे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर युवाओं में आक्रोश है। पिछले कई महीनों में चीनी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन की कंपनियां घाटे में है। चीन के बैंकों में संकट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को पैसे निकालने तक नहीं दिया जा रहा। बाजार संकट में है तो विकास की रफ्तार भी धीमी हो गई है। ऐसे में सवाल तो उठता है, क्या जनता का ध्यान हटाने के लिए जिनपिंग भारत में घुसपैठ का सहारा ले रहे हैं? एक फ्रंट यहां पर खोलना चाहते हैं, काउंटर चाहते हैं, टकराव चाहते हैं। जिनपिंग की सीक्रेट फाइल तो यही कहती है कि बॉर्डर पर भारत के साथ तनाव बनाए रखो, जिससे वो चीन के अंदर जनता का ध्यान भटका सके और उनकी बादशाहत वहां पर कायम रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट का रुख करें, लेकिन उससे पहले राष्ट्रवाद में आज के सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल, चीन धक्के से चिढ़ा या फिर रोक देने से आग बबूला हुआ? सवाल यह भी है कि घर में घिरे जिनपिंग तो बॉर्डर पर घुसपैठ का सहारा ले रहे हैं। जिनपिंग की सीक्रेट फाइल जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्या यही है भारत युद्ध का सच? और सवाल यह भी कि चालबाज चीन का फाइनल इलाज क्या है, क्योंकि ऐसी हरकतें, ऐसे क्लैश तो बॉर्डर पर लगातार हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मेहमानों का परिचय हम सबसे पहले आपसे करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी जी, रिटायर्ड मेजर जनरल SVP सिंह है, रिटायर्ड AVM PK श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा BSF के रिटायर्ड ADG PK मिश्रा साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ बाहर से जुड़े हैं रिटायर्ड मेजर जनरल KK सिन्हा साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले जय हिंद। और शुरुआत मैं करता हूं वीके चतुर्वेदी जी आपसे। क्या चीन धक्के से चिढ़ा, जो हमारा पहला सवाल था, और बार बार भारतीय सैनिक रोक रहे हैं, उनकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, इसलिए चिढ़कर वो क्लैश के पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है?
धक्के से भी चिढ़ा है और उसके अलावा भारत की प्रगति और विकास को देखकर भी चिढ़ा है। ये दोनों चीजें, भारत आर्थिक मुद्दे पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, चीन में इस वक्त आर्थिक मंदी है, और इसके अलावा भारत की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बहुत शिखर पर है। G20 की प्रेसिडेंटशिप, चेयरमैनशिप उसको मिली हुई है। क्वाड में हर आदमी भारत की तरफ देख रहा है। विश्व का गरीब देश भी भारत की तरफ देखते हैं कि ये हमारी मदद करेगा। ये सब चीजें जो हैं, और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों ही काफी मजबूत हुए हैं। ये सब चीजें चीन को अच्छी नहीं लगती। वो समझता है कि ये हमारे कंपटीटर बन गए हैं, एशिया में हमारे को चुनौती दे रहे हैं, और आज के अगर संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में भी इनको चुनौती दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को देख के एक जेलसी कह लीजिए, और दूसरा एक कन्फ्रंटेशन चाहता है। ये चाहता है कि हमेशा भारत इस तरह के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, उनमें उलझा रहे और प्रगति के पथ पे आगे नहीं बढ़ पाए। ये उसका वो एक ओवरऑल इरादा है, लेकिन उसमें वो कभी सफल नहीं होगा। भारत की सशस्त्र सेनाएं सक्षम हैं, मजबूत हैं, सतर्क हैं, और वो इस तरह के जो चीन के इरादे हैं उनको नाकाम करने में अच्छी तरह से उनको एक अच्छा जवाब देने में बिल्कुल सक्षम है। पीके मिश्रा साहब, रक्षा मंत्री ने कहा गंभीर चोट नहीं आई है एक भी सैनिक को। गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद भारतीय सेना ज्यादा तैयार थी कि चीन वहां से रुकने वाला नहीं है, ऐसी हरकतें कहीं और पर कर सकता है, और उसके लिए नॉर्थ ईस्ट पहले से टारगेट पर था, इसीलिए उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया, और उसका नतीजा यह है कि चीन को न सिर्फ पीछे हटना पड़ा बल्कि हमारे किसी सैनिक को गंभीर चोट भी नहीं आई। राकेश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। बात सही है कि जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिए, ये बिल्कुल जमीन पर सच बोले हैं, और ये जो बताए हैं कि दोनों मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने बोले, मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी भारत का 1 इंच नहीं ले सकता है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये एरिया को मैं जस्ट लास्ट वीक लाहौल स्पीति होकर के आया हूं। अभी लास्ट ईयर मैंने गलवान और हॉट स्प्रिंग, घोघरा और दरबोग फोबरांग इस जगह पर मैंने गया था, और वहां पर मैंने ट्रूप्स से भी मिला था। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, वो 1962 का इंडिया नहीं है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है, इसमें चीन घबराया हुआ है। एक पॉइंट आपने बताया कि कोविड का जो हुआ है चाइना में, जो लोग उनके ऊपर है, यूनाइटेड नेशन में देख लीजिए 2 और फैक्टर्स है। नंबर 1 उइगर मुस्लिम्स, उनके ऊपर जो यातना देते हैं, इसके ऊपर है, और इसी को क्वाड देख लीजिए, क्वाड के लिए डरा हुआ है। तो ये चाहता है चाइना कि वहां तो डोकलाम में मार खाया था। एक और पॉइंट में बताना चाहिए, यांगची में अभी जो चीज 9 तारीख को हुआ, वहां पर 21 अक्टूबर को भी चाइना PLA फिर से कोशिश किया था आने के लिए, उनको मार के भगाया गया था। तो ये जो हमारा कर्नल बाबू बेशक शहीद हो गए, लेकिन तकरीबन 40 से 45 तक PLA को मारे हैं, और डोकलाम से उनको पता लग जाएगा वहां पर गलवान घाटी में क्या हुआ। ये इसलिए जी जिनपिंग करना चाहते हैं कि नहीं, और इसीलिए मिश्रा साहब, और इसीलिए 300-400 सैनिक आए थे, हमारे एक भी सैनिक को गंभीर चोट नहीं आई, और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसीलिए बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर। तवांग मुद्दे पर चीन की सेना का नया झूठ सामने आ चुका है। भारतीय सेना ने विवादित सीमा को पार किया, यह चीन की ओर से कहा गया है। अवैध तरीके से सीमा में घुसे हैं भारतीय सैनिक। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, यानी पहले तो चीन ने आज दिन में एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट जारी किया था, और कहा था कि सीमा पर हालात स्थिर है, शांति बनी हुई है, और अब थोड़ी देर बाद एक नया झूठ उसका सामने आ गया कि भारतीय सैनिकों ने विवादित सीमा को पार किया है। के सिन्हा साहब, आप इस झूठ को कैसे देखते हैं चीन के? पहले तो कहते हैं सीमा पर हालात स्थिर है, उसके बाद थोड़े समय बाद उन्हें समझ में आता है कि प्रोपेगेंडा कैसे खेलना है। हम तो छूट गया, ये खेल कैसे हमसे छूट गया, इसीलिए एक जुमला उन्होंने छोड़ दिया कि भारतीय सैनिकों ने विवादित सीमा पार की। जय हिंद। देखिए राकेश, यांगसे की घटना को लोकलाइज तरीके से समझना और उसको पूरे प्रोस्पेक्टिव में समझना दो अलग अलग चीजें हैं। पहला, यांगसे की जो घटनाएं हुई है, यांगसे एक सेंसिटिव एरिया है, हम उसको डिस्प्यूटेड एरिया नहीं कहते,
सेंसिटिव एरिया है, और ये जो सेंसिटिविटी है वो मैकमोहन लाइन, रिज लाइन पे हम बैठे हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और जो चाइनीज हैं, जो उनकी गैरिजन है जो थांगला का, वो तकरीबन रिवर के उस पार है। वो जब भी आते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार यांगसे में आए, यांगसे के रिज लाइन के ऊपर में हमारी सैंगर्स बनी हुई हैं, पत्थरों की सैंगर्स हैं, और उसको हर एक बार वो हटाना चाहते हैं। इसकी झड़पें 2006 से चल रही हैं, और 2000 उसके बाद जो बड़ी झड़प हुई है वो 16 में हुई थी, 2021 में भी हुई है, गलवान के बाद भी हुआ है यांगसे में। अभी चीज क्या है, अब हम इतने प्रोएक्टिव हैं क्योंकि ये चीजें यदि जो आप देखें रक्षा मंत्री के बयानों में, आप देखिए उसमें छिपा हुआ है, और हम उससे चीन बौखलाया ही नहीं है। अब उसकी पूरी मनसाएं क्योंकि विस्तारवाद का जो मनसा था, उसकी जो आपने की थी, अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने गलवान के बाद में, उन्होंने कहा था कि आपका विस्तारवाद का युग खत्म हुआ, आप नहीं करेंगे। और इसको करने के लिए यांगसे के ऊपर जो हमारी ये है कि आप कहीं आएंगे उसके पहले हम इतनी ज्यादा आपको सशक्त मिलेंगे कि आप इस तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। इसको कहते हैं डेटरेंट, और यांगसे यही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं MGGS ऑपरेशंस रहा हूं इस इलाके में लंबे समय तक, ईस्टर्न थिएटर, और यांगसे उस समय से चलता रहा है। अब बात क्या है? नहीं सिन्हा साहब, आपने जो जिक्र किया, आप उस इलाके में रहे, मैं चाहूंगा कि ये भी आप लगे हाथ एक्सप्लेन कर दीजिए कि यांगसे को लेकर बार बार चीन की नापाक हरकत क्यों आती है, क्यों वो सामरिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तवांग का ये पूरा इलाका, ये भी मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को जरूर समझाइए। देखिए, यांगसे के ऊपर में जो हम और तवांग के ऊपर में इस जो ये एक्सिस है, इसको हम कामिंग का इलाका कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का, और रेस्ट जो रैल्फ है वो दो अदर रियलिटी है। इसके ऊपर में जब हम यांगसे में बैठे हैं तो हम उनके डीप इनसाइड हम उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, फायर और फिजिकली ऑन डोमिनेट करते हैं। तो वो तो इस तरफ देख भी नहीं सकते, और उन्होंने जुर्रत की, पहले जुर्रत करते थे मगर इस जुर्रत उन्होंने की और जो भगा दिया गया, ये तो वर्ड्स है ना, वो वापस अपने इलाके में गए। और हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जितने भी हमारे डिस्प्यूटेड या हमारी जो परसेप्शन लाइन है, अब हम परसेप्शन लाइन के ऊपर में उनको नहीं आने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल ठीक है, नहीं आने देंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, सिन्हा साहब आता हूं आपके पास। मिश्रा साहब आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जनरल SVP सिंह आपके पास आता हूं। राकेश, मैं ऐड करना चाहता था जनरल सिन्हा के साथ, यांगसे जो है हमने देखा है ऐसा लोकेशन है जिसको लेने के बाद आप PLA का हर एक मूवमेंट अपोजिट साइड में उसको फिजिकली आप डोमिनेट कर सकते हो, आप इजीली देख सकते हो, उसके ऊपर मोटर सेलिंग कर सकते हो, उसके ऊपर आर्टिलरी सेलिंग कर सकते हो, और PLA का जिस तरीके से उनका ऑफेंसिव एक्शन होगा या प्लानिंग होगा, जो भी युद्धाभ्यास करेंगे वो आप देख सकते हो, उनके ऊपर एक्शन ले सकते हो। इसलिए 2020 के बाद 2021 में भी कोशिश किए थे यांगसे लेने के लिए, तब भी मार के भगाया गया था। इस बार भी जो है उनको यांगसे लेने के लिए बार बार आना पड़ेगा, और बार बार गलवान जैसे उनको मार खाना पड़ेगा, क्योंकि यांगसे जो है ये एक पोस्ट ऐसा है कि सब जगह डोमिनेट करता है। ठीक है, SVP सिंह मैं आपके पास आता हूं। ये जो क्लैश हुआ है और जो सिन्हा साहब ने जिक्र किया कि 2006 से ये लगातार क्लैश वहां पर हो रहे हैं, तो इसको एक रूटीन क्लैश देखें, उसी रूटीन में चीन आगे आ गया, या फिर इसको और बड़े लेवल पर देखने की जरूरत है जैसा विपक्षी पार्टियां कह रही हैं? राकेश, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, रूटीन तो चीन करता है और उसको हम रिलेट करते हैं सलामी स्लाइसिंग, जो उसके टैक्टिक्स है। पर अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, स्ट्रैटेजिक और ऐतिहासिक, देखें तवांग का एरिया है ये, और तवांग बहुत महत्वपूर्ण है चीन के लिए और वैसे ही भारत के लिए। चीन उसको रिलेट करता है कि जो तवांग की मॉनेस्ट्री थी और ल्हासा की मॉनेस्ट्री पुराने तिब्बत में, वो 2 सीट्स थी बुद्धिज्म की, और वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। छठे जो दलाई लामा थे उनका जन्म यहाँ तवांग में हुआ था। रणनीति के मुताबिक हम देखें तो तवांग भूटान के पूर्व में है, और चीन की जो बड़ी मैक्रो पिक्चर है कि हमारे को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर उसको हमारे को
कंस्ट्रक्ट करे। इसलिए 2017 में डोकलम किया और यहां पे अभी तवांग के वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम आके यहाँ पे ऑक्यूपेशन करें, बट ये उनका एक बहुत दूर दृष्टि का एक मैं कहूंगा सपना है, ये हो नहीं सकता। बेशक चीन ने तिब्बत में उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे आ रहा है ऑपोजिट तवांग, शियाक्से में उनकी रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन आ चुकी है, तो ये बहुत बड़ा प्लान है चीन का, और इसको मद्देनजर में रखते हुए भारत ने बहुत अहम एक्शन लिए हैं। अभी पहले हमारी एक डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट थी, अभी जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं वहां पे, हमारी एडिशनल फोर्सेज जो आई हैं वहां पे तवांग सेक्टर में, वो एक ऑफेंसिव डिफेंस का हमें काबिलियत दे रही हैं। हम बेशक देख रहे हैं आप राइफल्स हैं, अभी ये S-400 मिसाइल, वो भी हमारे ईस्टर्न सेक्टर में एक बैटरी तैनात है इस समय। तो ये मैं समझता हूं कि तवांग का महत्व है, और जो आपके यांगसे का एरिया है, हम वहां पे वेंटेज पॉइंट पे हैं, और इस बार मैं तारीफ करूंगा इंटेलिजेंस की, कि बहुत इंटेलिजेंस का हमारे पास खबर थी, और पिछले 14-15 दिन में जो चीन कर रहा था, हमारी फौज बिल्कुल तैनात, और उन्होंने और शायद ये बात, और शायद जो अगर मैं कहूं श्रीवास्तव साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं एसवीपी सिंह, और शायद इसीलिए इंटेलिजेंस थे, इनपुट थे, इसीलिए भारतीय सेना ज्यादा तैयार थी, और चीनी सैनिकों को एहसास नहीं था कि भारतीय सेना इतना ज्यादा तैयार होगी, इसीलिए हमें नुकसान कम, उन्हें नुकसान ज्यादा हुआ, अलबत्ता पीछे जाना पड़ा। सो अलग। राकेश, थैंक यू वेरी मच। हमेशा वायुसेना का नंबर थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि पहले थल सेना को चलना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, ये थल सेना की सारी, लेकिन फर्क वायुसेना पैदा करती है, इसीलिए मैं आ रहा हूं। सारी चीजें जो आप सुन रहे हैं, उस सारी दर्शकों को बता दी गई हैं कि वहां का टेरेन कैसा है, हम ऊंचाई पर हैं, डोमिनेट करते हैं। और जो अभी हमारे जनरल सिंह ने बताया कि S-400 भी वहां लगा दिया गया है, वहां पर Su-30 तैनात हैं जिनके ऊपर ब्रह्मोस लगे हुए हैं, वहां पर आपकी आकाश मिसाइल्स तैनात हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना आंकलन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमें माना जाएगा कि हम भारत की तरफ से बोल रहे हैं, तो भारतीय पक्ष को लेके बोल रहे हैं। एक बेल्फर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का असेसमेंट किया था। अगर चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम कैसे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो उन्होंने ये कहा, जिस तरह से हमारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स वहां पर हैं, जिस तरह से हमारी एयरफील्ड है अक्रॉस द 3500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, उस सारे एरिया को हम डोमिनेट करते हैं एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हमारे सारे जहाज अपना सारा असला, अपना सारा ईंधन लेकर उड़ सकते हैं, तो वो ज्यादा देर तक, ज्यादा दूर तक उड़ सकते हैं। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, तो चीन के पास ये अभी उनका आकलन नहीं हुआ कि भारत के ऊपर कोई लंबी चौड़ी चढ़ाई करें। एक बात और राकेश जी मैं कहना चाहूंगा, इसमें 3 एग्रीमेंट्स हैं और 3 लाइंस हैं। 3 एग्रीमेंट है, 1995 का एग्रीमेंट है, 1996 का एग्रीमेंट है, और 2005 का एग्रीमेंट, 13 का भी है। अब हम 3 एग्रीमेंट्स में क्या है, इसमें यह कहा गया कि जो भी हमारे बीच में झगड़ा होगा वो हम उसको कोऑपरेशन तय करेंगे। लेकिन जो तीनों लाइंस हैं उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया, ये भी ब्रिटिश लेगेसी है। नहीं, ये कोऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन एक चूंकि वायुसेना की बातचीत आई, तो हाल फिलहाल में जिस हवाई लड़ाके की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, राफेल का भी जिक्र आपको करना था। हाशिम आरा में तैनाती वो एडेड एडवांटेज, बिल्कुल सही कहा आपने जी। या जो राफेल का जो वहां डिप्लॉयमेंट हुआ है, हम आपको बताते हैं, हम वायुसेना की तरफ से वहां पूरी तरह से सक्षम है एयर डिफेंस के लिए और डिफेंसिव एयर ऑप्स के लिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, चर्चा को ओपन भी करता हूं, और उसके साथ ही के सिन्हा साहब मैं आपके पास आता हूं। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, जिनपिंग कैसे अपने घर में घिरे हुए, इसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन बदले हुए हिंदुस्तान की चर्चा उससे पहले। और बदला हुआ हिंदुस्तान उसने अपने मिरर डिप्लॉयमेंट रणनीति से दिखाया, चाहे लद्दाख की बातचीत हो, चाहे अरुणाचल की बातचीत हो, नॉर्थ ईस्ट की जितनी सीमा लगती है चीन से, चाहे वहां पर दिखाने की बातचीत हो, और ये बदले हुए हिंदुस्तान से चीन डरा हुआ है। राकेश बहुत सही बता रहे हैं, बदले हुए हिंदुस्तान नहीं, भारत ने तो पूरी विश्व के अंदर में इस तरह से अपना एक उभर के जिस तरह से आई है। देखिए, गलवान के बाद परिस्थितियां पूरी बदल गई हैं। केवल एक ऐसा देश है जिसने अपनी शहादत दे करके चीन के विस्तारवाद को रोका है, कोई नहीं। आप कुछ भी कह लीजिए, सब वो जो कहते हैं ना कि एक डिंगलिंग गेम खेल रहे हैं सब। पहली बार यदि किसी ने किया है, किसी ने रोकने की क्षमता है, तो वो भारत में है, और ये उसको विश्व ने रियलाइज किया है। और आज के दिन में चाहे वो मिलिटरली हो,
चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हो या उनके इकोनॉमिक भी। देखिए इसमें सप्लाई चेन भी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर में किस तरह से हम उभर के आए हैं, मैं उनको छोड़ देता हूं। मगर आप एक चीज देखिए, इस चीज को हल्के में ना लें राकेश जी। और मैं इसलिए कहता हूं कि शी जिनपिंग का 3rd टर्म बहुत एग्रेसिव है, और ये जो अभी हमारे पास प्रेसिडेंसी 2 आई है, एक प्रेसिडेंसी G20 की है और एक SCO की है, जिसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम गए थे 2017 के बाद, डोकलाम होने के बाद, तो मोदी जी ने उनको यह कहा था 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, हम लोग मिलके काम करें और इसमें हम एक साथ बढ़े। मगर चाइना ने आपको अकोमोडेट नहीं किया। उसके बाद पूरी परिस्थिति बदल गई और भारत ने कह दिया अभी है कि बॉर्डर विल डिसाइड कि हमारी क्या आपके साथ बायलैटरल नीतियां होंगी। और देखिए नदन बॉर्डर विद कलूसिविटी, आपको समझना पड़ेगा चीन क्यों सोचता है कि हम कर पाएंगे। उनके पास कहीं पाकिस्तान को जोड़ के चलता है, वो जो लाया है उसने कि हमारे नदन फ्रंट और इसके हमारे जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, इसको हम यदि एक्टिवेट करते हैं तो हम भारत को सप्रेस कर सकते हैं। और देखिए इसको हल्के में ना लें, चीन आज से 2 महीना इस साल के बिगिनिंग में बॉर्डर लॉ चेंज किया है। शी जिनपिंग इस इलाके के अपोजिट 23 जुलाई 2021 में आए थे, 30 साल बाद, निंची मिलिंग एयरपोर्ट जो कि इसके ठीक अपोजिट है। ये 600 गांवों जो बना रहा है, ये देखिए उन्होंने अभी 15 गांवों के नाम चेंज किए हैं। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के बाद उन्होंने मैप निकाल दी है कि ये मैप ये हमारा है इलाका है। तो इसको हल्के में ना ले, और भारत नहीं ले रहा। नहीं, उसको हम हल्के में नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आता हूं सिन्हा साहब। एक सेकंड लूंगा। देखिए जो चीजें आप जमीन पे देख रहे हैं वो हमारी प्रोएक्टिव एक्शंस हैं। हम बोले ना बोले, सदन के पटल में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी हमारा चीज करना था हमने कर लिया है। आपने सुना, सबको सुना, वही सब चीजें हैं। अब हम एक्चुअल एक्शंस कर रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअल एक्शंस कर रहे हैं। और मिश्रा साहब मैं चाहूंगा आप जरा दर्शकों को जरूर समझाइए उन एक्चुअल एक्शंस को मिरर डिप्लॉयमेंट के जरिए कैसे लद्दाख से लेकर नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सैनिक तैनात किए, हमने उतने सैनिक तैनात किए, उन्होंने तोपे तैनात किए, हमने तोपे तैनात किए, डटकर सामने खड़े रहे और उससे ज्यादा तैनाती की। मैं चाहूंगा इसे आसान शब्दों में जरा दर्शकों को समझाइए। राकेश जी मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, एक बहुत ऊंची चीज मैं बताऊंगा। 1976 में मैं हॉट स्प्रिंग में था, और 1976 में जब मैं हॉट स्प्रिंग को गया था, दरबोक से पैदल चला। मैं बता रहा हूं कोई ट्रैक नहीं है, पैदल चला दरबोक से फोबरांग, फोबरांग से बो से मार्सिमिकला, मार्सिमिकला से डीजेट से सोकसालू से घोगरा से हॉट स्प्रिंग। मेरे को 6 दिन लगा हॉट स्प्रिंग से पहुंचने के लिए। अब जब गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ 2020 में, मैं 2021 में लास्ट ईयर में गया था, मैं दरबोक से मैं ले से गाड़ी में चला और सीधा हॉट स्प्रिंग पहुंचा। ये फर्क है, ये जो फर्क है। और वहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, देन हमारा दरबोक में जो अपना एरोड्रोम बना गया है, उसके बाद वहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिलरी, डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर डिफेंस गन्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट्स, आर्मी लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट। मैं उस हॉट स्प्रिंग को जाकर के खुद आश्चर्य हो गया, क्या नहीं हुआ है, किस टाइप का कम्युनिकेशन, 2 टाइप का कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन प्लस आवर कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज में। और इस फर्क से चतुर्वेदी जी चीन चिढ़ा हुआ है, क्योंकि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की अगर बातचीत करें, 2000 किलोमीटर की रोड और सीधे LAC तक पहुंच। इसके अलावा अगर लद्दाख की सड़कों की हम बातचीत करें, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कुछ सालों में डेवलप कर दिया, चीन को लग रहा है कि अब तो सैनिक तोपे, कोई भी उपकरण बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही में पहुंचा देंगे। बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने। चीन केवल शक्ति को समझता है, और शक्ति का प्रदर्शन भारत ने अच्छी तरह से किया है पिछले कुछ वर्षों में। जिस तरह से हमने अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोड कम्युनिकेशन, ALGs, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, लद्दाख में भी, सेंट्रल सेक्टर में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी, ये बहुत ऊंचे दर्जे का है। हमारे जवानों का जो हौसला है, जो मनोबल है, मैं कहूंगा कि बिटवीन चाइना एंड भारत जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हमारे सोल्जर्स का है। जो सोल्जर हमारे हैं वो
अपने देश के लिए बलिदान होने में एक क्षण को नहीं सोचते। और वो माउंटेन वॉरफेयर में ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। चीन को इसका अनुभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने। आज के दिन जबकि ये 16,000 फीट पे वहां पर हैं, चाइनीज को वहां दिक्कत होती है, लेकिन हमारे जवानों को वहां दिक्कत नहीं हो रही। बिल्कुल, ये जो फर्क है ये भारत के वीर और शूरवीरों की ताकत है, जो कि चाइना डरता है आज। बिल्कुल, लेकिन यहां से सवाल तो एक उठता है एसवीपी सिंह, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया और कुछ आंकड़े देश के सामने रखे। जिनपिंग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या वाकई माने कि जिनपिंग अपने घर में गिरे हैं और डिस्ट्रैक्ट करना है, अपनी सत्ता बचानी है, तो भारत के साथ जो सीमा विवाद है वहां पर लोगों को उलझा कर रख दो। जीरो कोविड पॉलिसी का किस तरीके से विरोध हुआ, वहां की इकोनॉमी किस तरीके से गिर गई है, वहां की जीडीपी को कैसे आईएमएफ ने रेट डाउन कर दिया है, कैसे पहली बार वहां पर कम्युनिस्ट सरकार जिसके मुखिया इस समय जिनपिंग है, वहां पर नारे लगे कि जिनपिंग गद्दी छोड़ो, इससे जिनपिंग हिले। बहुत सही बोल रहे हैं आप। देखिए, शी जिनपिंग बेशक उसको तीसरी टर्म मिल गई है, बेशक उसको सपना है कि मैं लाइफ टाइम वहां का प्रधान रहूंगा, प्रेसिडेंट रहूंगा, पर उसकी जो मुश्किलातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। कोविड एक मसला सामने है, दूसरा है कि जो रियल एस्टेट का उसका प्रॉब्लम है, तीसरा उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, चौथा है कि उसको एक चैलेंज मिला हुआ है बहुत, अमेरिका उसको बहुत चैलेंज कर रहा है और अमेरिका को वो चैलेंज करना चाहता है। उसके जो ताइवान के सपने थे, अभी देखो अमेरिका निकाल रहा है ताइवान पॉलिसी 2022, जिसमें उन्होंने किया है कि $6.5 बिलियन ताइवान को देगा और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम देगा ताइवान को, और लड़ाई होएगी तो शामिल होगा। पहले नहीं था उसका जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है 1979 का, उसमें ये चीजें नहीं शामिल थी। तो अभी चीन रुका हुआ है उस साइड में भी, और शी जिनपिंग दिखाना चाहता है उसकी जो चाइना की 6 वॉर स्ट्रेटेजी है, उसमें 2020-25 में उसका था कि ताइवान को ऑक्यूपाई करना है, पर वो उसका जो साइकिल है पीछे हट रहा है। अभी 2025-30 के अंदर उसका है, और वैसे ही उसका अरुणाचल को लेने के लिए 2030-35 का था, इस समय शिफ्ट हुआ है 2035-40 के अंदर। तो वो जो उसके सपने हैं, जो उनकी प्लानिंग है, हाँ, एक चीज हमें देनी पड़ेगी कि चीन की जो प्लानिंग होती है दूरदृष्टि की, 100 साल की प्लानिंग करते हैं, उससे हमें बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। और इसीलिए जो शी जिनपिंग है, उसका जिनजियांग में यूगर्स के साथ जो प्रॉब्लम है, हांगकांग में जो प्रॉब्लम है, वो नहीं मिटेगा, उसका वो चैलेंज है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं कि हमने सब बोला है तवांग के अंदर क्या है। देखिए, फोर्स लेवल बढ़ गई, वेपन सिस्टम बढ़ गए, ऑफेंसिव डिफेंसिव वेपन सिस्टम आ गए हैं, पर सबसे बड़ी चीज वहां की जो हमारी लोकल रिसोर्स पॉपुलेशन है। मैं आपको 1962 में ले जाता हूं कि जब तवांग से चीन पीछे हटा था, एक चीज जो बोली जाती है कि उसके वॉर वेस्टेज जो हुई थी काफी हो गई थी, दूसरी उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम ही थी, पर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो मोनपास पॉपुलेशन है वहां पे, उन्होंने चीन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, कि उन्होंने देखा है कि चीन एक धोखेबाज देश है। और तिब्बत में जो उन्होंने किया, तो मोनपास की उनको लोकल सपोर्ट नहीं थी, और भारत को इस समय लोकल पॉपुलेशन की बहुत बड़ी सपोर्ट है। ठीक है मिश्रा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं श्रीवास्तव जी का रुख करता हूं। राकेश भाई, क्लियरली बताना, मैं आपको लद्दाख के बारे में बताया किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है। मैं ये बताना चाहूँ 1965 में मैं तवांग गया था, जिस तरीके से तवांग गया था, मैं आपको बोल नहीं सकता किस तरह, कितना तकलीफ से हम तवांग पहुंचे थे। अब जो तवांग हमने गए थे, मैंने लास्ट वीक की तवांग होकर के आया हूं, और स्ट्रेट यू कैन ड्राइव, एंड जिस तरीके से अभी और अब तो वहां पर एक गुफा केव भी एब्सोल्युटली गुफा बना हुआ है, और कम्युनिकेशन कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। और एक चीज है मैं बताता हूं, लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट, इसके साथ चाइना पर्टिकुलरली शी जिनपिंग जो है मोरली डाउन हो चुके हैं। उनका कन्फ्रंटेशन जापान के साथ है, G20 का इंडिया के पास आ गया है, वहां पर क्वाड का प्रॉब्लम होता है, फिलीपाइंस के साथ प्रॉब्लम है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। कहां पर वो करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ताइवान। क्या वो ताइवान को ले जाएंगे? क्या वो अरुणाचल को ले जाएंगे? ना यूएसए ताइवान को छोड़ेगा, ना इंडिया हमारा अरुणाचल को जाने देगा। ठीक है श्रीवास्तव जी, यहीं से फिर वो चर्चा, जो सवाल मैंने पहले पूछा, जिनपिंग वैश्विक स्तर पर घिरे हुए हैं, जिनपिंग अपने घर में घिरे हुए हैं, जिनपिंग की कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही, चाहे हम
उसको इकोनॉमिकल फ्रंट पर देखें या फिर कोविड के फ्रंट पर देखें, उनके घर की अर्थव्यवस्था चौपट है। तो क्या माओ ने जिस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 1962 की जंग छेड़ी थी, क्या यह खतरा आप मानते हैं कि आने वाले बदलती परिस्थितियों में जिनपिंग इस तरीके का कोई कदम उठा सकते हैं? नहीं, देखिए राकेश जी, जो आपने कहा बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये जो ये कहते हैं युद्ध के बादल क्या घुमड़ उमड़ रहे हैं, ये वाली बात, इससे मैं नकारूंगा, मेरा आकलन वहां नहीं है। जिनपिंग ये चाहते हैं, जैसे उन्होंने, आपने देखा ताइवान के लिए बड़ी एक्सरसाइजेस की अपने उस तरफ, और यूएस को एक संदेश देने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जिनपिंग का अभी सिचुएशन है कि वो साउथ चाइना सी में उनको प्रॉब्लम है, उनको फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, जितने भी आप कंट्रीज देख लीजिए जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, या हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स को कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा हम एक साथ करें। ये अपने आप में एक डाइवर्शन टेक्निक है जो अडॉप्ट कर रहे हैं लोकल डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। लेकिन जो सिन्हा साहब ने बात कही है वो गौर देर तलब है। उन्होंने कहा है कि हम इसको कॉम्प्लिसेंसी से नहीं ले सकते हैं, वी कैन नॉट बी कॉम्प्लिसेंट। हमें अपने वो सारे चीजें बढ़ानी पड़ेंगी, चाहे वो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इंटेलिजेंस की गैदरिंग हो, चाहे वो हमें अपने ऑफेंसिव एयर ऑप्स की जरूरत हो या डिफेंसिव एयर ऑप्स की जरूरत हो, और अपने एएलजी को स्ट्रेंथन करना हो, और आपके फ्रंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हो। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने इतने कंपैशन के साथ बताया कि मैं जाता था 6 दिन में, पहुंच गया मैं 2 घंटे में। हमें वो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी कमजोरी जो है, और वो हम कर भी रहे हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो हम कर रहे हैं। पिछले 6-7 सालों में हमने बहुत किया है। जो सबसे बड़ी कमजोरी चाइना की मैं आपको बता दूं, जो है जिसके ऊपर सारा विश्व आकलन करता है, तो हमेशा कहता है कि अगर जीत की बात आएगी तो हिंदुस्तान बहुत भारी पड़ेगा चाइना पर। चाहे उन्होंने ड्रोन आर्मरी तैयार की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की हो, रोबोटिक्स तैयार की हो, 2 चीजें बहुत उनके यहां कमजोर हैं। एक तो जो उनकी लॉजिस्टिक्स लाइन होगी इतनी लंबी होगी, वो आपने उसका एक दर्शन किया था जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था। उसमें आपने देखा टैंक की कितनी लंबी लाइन थी, लेकिन छोटे से डिफेंसिव वेपन्स को लेकर के यूक्रेन ने काफी शिकस्त दी वहां पर। ये जो उनकी लाइन बनेगी ईस्ट से यहां आती हुई हमारी तरफ, जो उनके लिए साउथ होगा, वो बहुत लंबी लाइन होगी, उस पर हम बहुत जबरदस्त अटैक कर सकते हैं, बहुत वनरेबल टारगेट्स होंगे। ठीक है। दूसरी चीज बता दूं आपको, जो वहां की सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उनको कम से कम 10 साल से 20 सालों तक तड़पाएगी, क्योंकि एक बच्चा जो है जो वहां मरता है, उसके 2 माँ बाप और 4 ग्रैंड पेरेंट्स जो अलाइव हैं, वो अपना खो देते हैं सब कुछ। वो मोरल इसलिए उनका बड़ा लो रहता है। आपकी भारतीय सेना का मोरल बहुत हाई है। और वो कई सारी तस्वीरें, मैं आता हूं मिश्रा जी, वो कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें ये झलकता भी है। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि इस बात पर चर्चा करें कि आखिरकार इस चालबाज चीन का इलाज क्या है। हम अपनी ताकत तो बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान बदला भी है, और ये हिंदुस्तान ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी पर अब अमल करने लगा है। इसीलिए के सिन्हा साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं कि इस चालबाज चीन का इलाज क्या है? देखिए, चालबाज चीन का आप ऐसे इलाज नहीं कर पाएंगे। देखिए, चाहे आप ये मान के चलिए, और सच्चाई कि देखिए, हम भले ही बड़ी बातें करें, हम चिल्लाएं, उससे नहीं होगी। देखिए, सच्चाई क्या है, चीन की सच्चाई को सही तरीके से आकलन करें। सच्चाई ये है कि चाइना एक ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज आउट हो रहा है, और उसको कौन करवाता है? उसको वही करवाता है, अमेरिका ने उसको बनाया 90 के दशक के बाद। वो आज इस स्थिति में जब आया है, तो यही पॉलिसी ने उसको बनाया। वो पॉलिसी भले ही थोड़े दिन के लिए बदली, फिर वही बदल रही है कि हमारा कंपटीटर है, हम कंपटीशन करेंगे, हम कॉपरेशन के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, चीजें बदली नहीं है। यदि हम ये कह लें, आप इंडो पैसिफिक के अंदर में ये देखिए, जिबूटी एब्सोल्युटली मिलिट्री एक बेस तैयार हो चुका है, इमर्ज आउट होने वाला है। इंडो पैसिफिक के अंदर में हम्बन टोटा, उसके बाद 2 शिप ले आया, वांगवान 1 और 2, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं वो हो जाता है। केवल चाइना को यदि आपने रोकना है, क्योंकि वो नहीं मानेगा। हमने ट्राई कर लिया, और हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा ट्राई किया, 2 बार वहां जाकर के ट्राई किया, और उन्होंने तमिलनाडु में ला करके उनको बताया कि देखो भाई, ये मान जाओ। वो मानने वाला नहीं है। हम शी जिनपिंग को कितना भी कोस लें, कितना भी गिर गया, उससे घर पे ये हो गया, आग लग गई। देखिए, सच्चाइयों से भागेंगे तो इंडिया सॉल्व नहीं कर पाएगी अपनी प्रॉब्लम। आज के दिन में जो हमने किया है, और वो सबसे बड़ी है, कि हम वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर बॉर्डर के ऊपर में क्या है। ये पहले नहीं था। हम डिप्लोमेसी कर लेंगे, हम ट्रेड शेड सब करेंगे, ट्रेड अपने तरीके से करेंगे, हम वहां से ट्रेड खींच लाएंगे। ये ऐप को रोकने से नहीं होगा। देखिए, सप्लाई चेन को हम काट रहे हैं, काट दिया हमने। और ये काटा कब? हमें मौका मिला
जब हमारे वैक्सीन, वो सोचते थे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में हम इतनी आगे निकल जाएंगे पूरी दुनिया कायल हो जाएंगी। वो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा ओबोर है, जो सी पैक का पहला, ये हमारे लिए ऐसा होगा कि पूरे आज चाइना हमारे कारण, उसमें कुछ लोगों का सहयोग होगा जिसको पूरे दुनिया के अंदर में हमने एक्सपोज किया है। और देखिए हमारे वो छोटे छोटे जवान ना, अभी सिख रेजिमेंट वहां लगी है जाट जी, ऐसे ही हमें चाइना का इलाज करना पड़ेगा जो हमने गलवान में किया है। ठीक है। और सब हम लोग जो बैठे हैं सारे वही बोल रहे हैं, अपनी भाषाओं में बोल रहे हैं। और हमें इतनी सशक्त, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हम उसके पीछे बहुत नहीं भाग सकते। हम इतने काबिल हो चुके हैं कि हम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एंड ऑफ इट। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उसको कर गुजरने की मनसा, ठीक है, और उसकी हिम्मत, वो अलग चीज है। ठीक है मिश्रा साहब, आपसे यही सवाल, चीन को रोकने के लिए क्या हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा अपनी ताकत के स्तर पर, हथियारों के डिप्लॉयमेंट के लेवल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, बिजनेस के लेवल पर, हर जगह सिर्फ ऑफेंस की भाषा समझता है चीन। बिल्कुल राकेश, आपने सही बताए। ऑफेंसिव इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल एंड ओवर पावर चाइना। आप चाइना को देखिए, अभी जनरल सिन्हा साहब बता रहे थे, हरमन टोटा पर ऑलरेडी दो शिप उन्होंने तैनात करके रखे हैं, और वो चाहते हैं कि इंडियन ओशन में भी वो वहां पर ऑक्युपाई करके रखेंगे शिप में, ताकि अपना कल्पाकम में जो भी एटॉमिक रिसर्च होता है उसके ऊपर वो नजर रखेंगे। ये चीज जो है चाइना वांट्स टू रिमेन एग्रेसिव ओवर इंडिया। अब इसको काटने के लिए जनरल सिन्हा साहब सही बता रहे थे कि हमको अपना वार लॉजिस्टिक्स को देखना पड़ेगा, और हम ये नहीं चाहेंगे कोई हमको वार जब होगा चाइना के साथ या कोई कन्फ्रंटेशन होगा हम दूसरा कंट्री का मदद लेंगे, कोई मदद करने नहीं आएगा। इंडिया को अपने आप का डिफेंस देखना पड़ेगा, और किस तरीके से ऑफेंसिव एक्शन लेना पड़ेगा, किस तरीके से माउंटेनियस टेरेन में डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, किस तरीके से अपना ड्रोन सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, किस तरीके से एयर डिफेंस और मिसाइल्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, ये हर एक चीज देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ है इकोनॉमी, कंट्री का इकोनॉमी, और जो है हमारा जीडीपी, ये बहुत बड़ी चीज है। हमको अपना जीडीपी और अपना इकोनॉमी देखना चाहिए। बाकी डिप्लोमेटिक वार एंड पॉलिटिकल वार वो जरूर साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके और इसीलिए एसवीपी सिंह, बहुत जरूरी, बदले हिंदुस्तान में सेनाओं ने अपने काम करने का तरीका भी बदला है, और दो मोर्चों पर एक साथ अगर जंग की नौबत आए, चाहे पाकिस्तान से लगती सीमा, चाहे चीन से लगती सीमा, जिस चुनौती का जिक्र शुरुआत में यहां पर हुआ, उन चुनौतियों के हिसाब से हमने खुद को तैयार किया है, और उसी हिसाब से हम बढ़ भी रहे हैं आगे। बिल्कुल सही है राकेश। देखे जो हमारा फोर्स लेवल है, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हमारे पास अभी 2 स्ट्राइक कोर हैं। एक माउंटेन स्ट्राइक कोर ईस्ट में है 17 कोर, दूसरा हमारा अभी लद्दाख एरिया में भी एक और स्ट्राइक कोर है 1 कोर। तो ये हमारी जो है ना ताकत, ये बढ़ोतरी ताकत है। और जो हमारे पास ये सिस्टम्स आए हैं, बेशक ये हमारे मिलिट्री के आर्टिलरी सिस्टम, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयरफोर्स के जो हमारे आए ताकत, ये बहुत बढ़ोतरी हुई ताकत है। और इसमें जब लड़ाई होनी है तो दूसरी साइड को पता है कि हमारे ऊपर बहुत हैवी एट्रिशन होनी है। चीन बेशक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में ऊंचा है, पर वो उसको ये मालूम है, अभी उसको ये सहज हो गया है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमको मार खानी पड़नी है। और उस मार के अंदर जो, क्योंकि हमारी भारत सेना का मनोबल इतना ऊंचा है, वो और भी ज्यादा मार खाएगा मेरी नजरों में। दूसरा पॉइंट है कि हम ये लैंड बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं। मैरीटाइम जो पावर है इस समय, भारत को अपनी मैरीटाइम पावर और सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा चौकन्ने और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन बहुत बढ़ता नेवल पावर है। और देखें इंडियन ओशन रीजन में हम्बतौदा का पॉइंट आया है, गवादर में उसकी बेस है, जिबौती में उसकी बेस है, तो इसको हमें काउंटर करना है। और तीसरा पॉइंट है कि जैसे आपने बोला कि कैसे हमारे काउंटर एक्शन होने चाहिए, जरूरी बात है। मैं समझता हूं कि टॉक्स और नेगोशिएशंस हमेशा सबसे पहला कदम और सबसे अहम कदम रहना चाहिए। और जो हम कुछ अलायंसेस, नॉट एग्जैक्टली अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो हमारी है, उनको हम जरूर आगे बढ़ाएं, जैसे क्वाड है। ठीक है, आखिरी का 1 मिनट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक एक टिप्पणी हो जाए। चतुर्वेदी जी, 20 सेकंड में आपकी टिप्पणी, चीन को रोकने की स्ट्रेटजी क्या है? मैं समझता हूं कि तिब्बत के ऊपर भी अब भारत को दोबारा सोचना पड़ेगा, और
जब वो हमारे मैकमोहन लाइन को नहीं मानता तो हमको भी कहना चाहिए कि हम भी तिब्बत को चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत कहेंगे, और इस तरह से करके डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको रेज करना पड़ेगा। आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, जो मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है, सप्लाई लाइंस को चोक कर सकता है, उसको हमें प्रोमिनेंस देनी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। दैट इज अनदर वे टू कंट्रोल सप्लाई लाइंस टू चाइना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कह रहे थे, ये जरूरी है कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अपने वेपन सिस्टम में इंसर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब R&D में भी खर्च करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी होगा इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग के लिए और प्रेसिजन टारगेट इन्फॉर्मेशन। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी चर्चा के लिए निश्चिंत रहिए, सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं, जैसा देश के रक्षा मंत्री ने कहा, और चीन को भी इस बात का एहसास है, अगर आगे बढ़ता है तो उसे उतना ही ज्यादा और उतनी तेजी से पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। वक्त यहाँ पर ब्रेक।